हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल क्लासेस की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस की दिशा में ये हमारा आज पहला पार्ट है। हमारा प्रोमो वीडियो आ चुका है, तो आज हम पहले पार्ट में अपने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस की शुरुआत हुई है। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस में हमारा पार्ट 1 है। अपने इस पार्ट 1 में आज हम अपने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम देखेंगे कि 18वीं सदी के पूर्व का यूरोप क्या था, सामंतवाद की व्यवस्था क्या थी, इसका किस तरीके से उद्भव हुआ, किस तरीके से चर्च का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ और आगे चलकर कैसे सामंतवाद की व्यवस्था का क्षरण हुआ। ये बात अलग है कि हम सामंतवाद के पतन के पूरे कारण यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड पार्ट जो हमारा शुरू होगा उसमें हम न केवल सामंतवाद के पतन के कारण को देखेंगे, बल्कि उसका पुनर्जागरण से क्या लिंक था उसको कवर करेंगे। हालांकि हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बता देंगे और आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, सामंतवाद का जो टॉपिक है क्या सच में वो इम्पॉर्टेंट है? तो आप यकीन मानिए कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का मतलब आप चाहे इंडियन हिस्ट्री पढ़ें या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, तो सामंतवाद का अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल है। रोल इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो भारत में जो समाज था मौर्योत्तर काल के बाद वो सामंती हो गया था। भारत का जो पूर्व मध्यकाल का एरिया था उसमें भूमि व्यवस्था के अनुदान ने सामंती व्यवस्था को जन्म दे दिया। तो ये वर्ड बहुत आते रहते हैं और बच्चों को सामंत व्यवस्था पता ही नहीं होती, और इसलिए वो उसमें सामंतवाद के लक्षण को ढूंढकर बता देते हैं कि हाँ साहब, वहाँ पे निष्कर्षता कहा जा सकता है कि सामंती व्यवस्था विद्यमान थी। दूसरी समस्या ये आती है कि ना तो किसी बुक में आपको सामान्य तौर पर सामंतवाद मिलेगा, और मिलेगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 3D आपको वर्जन में नहीं मिलेगा। हम आपको यहाँ पे सामंतवाद केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि आपको 3D वर्जन में दिखाएंगे भी, एक फिल्म की तरह, ताकि आपके दिमाग में कभी ना भूलें कि वास्तव में सामंतवाद होता कैसा था। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे कई सारे मैप का उपयोग करेंगे, और जब हम आपको टॉपिक कवर करा देंगे तो आपको सामंतवाद जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है कभी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप ये भी समझ जाएंगे कि वास्तव में पुनर्जागरण के क्या यही सबसे बड़ा रीज़न था? क्या वास्तव में जो चर्च उस समय का था वो आज की धार्मिक संस्थाओं की तरह काम करता है? और आपका भी अपने आप में प्रबोधन होने लगेगा, आप भी प्रबुद्ध होने लगेंगे, और आप इन सारे पॉइंट्स को आगे चलकर अपनी एथिक्स की क्लासेस में भी लिंक कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आप में से कई सारे बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा कि हमने आपकी न केवल वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस की शुरू की है, बल्कि वर्ल्ड के साथ साथ हम आपको एथिक्स भी पढ़ा रहे हैं। एथिक्स इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हमें एथिक्स पढ़ानी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वर्ल्ड के साथ में जब आप एथिक्स पढ़ते हैं ना, तो आपको एथिक्स काफ़ी ईजी लगती है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई सारे हिस्टोरियंस को यहाँ पे आप पढ़ते हैं, कई सारे स्कॉलर्स को आप यहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब विद्वानों को पढ़ते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे से एथिक्स में मददगार साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। वास्तव में वर्ल्ड हिस्ट्री है क्या, और वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में क्या क्या बातें हैं। जैसे हम एंशिएंट पढ़ते हैं, मेडिवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी तरीके से वर्ल्ड की हिस्ट्री है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको जैसा कि पता है कि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से? एंशिएंट में बांटते हैं, मेडिवल में बांटते हैं और मॉडर्न में बांटते हैं। एंशिएंट को हम मानकर चलते हैं 25 BC से लेकर लगभग 1191 का टाइम। हम मेडिवल को मानकर चलते हैं 1191 से लेकर 1707 का टाइम। मॉडर्न को मानकर चलते हैं 1707 से अब तक का टाइम। इतनी बातें आप समझ गए। उसी तरीके से जो हिस्टोरियंस हैं, जब उन्होंने कहा गया कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा साहब वर्ल्ड हिस्ट्री भी ना 3 ही पार्ट में है, यानी कि वो मेजर चेंजेस जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुए वो भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में। एंशिएंट की ये बात कहते हैं कि ये साहब हमारा जो वर्ल्ड है ना, 1 से लेके 500 AD तक का टाइम पीरियड, ये हमारा एंशिएंट है। 500 AD से लेके साहब 1400 AD तक का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा मेडिवल है। और
1400 से लेके अब तक का जो टाइम पीरियड है ये हमारा मॉडर्न है। ठीक है, आज हम आपको एंशिएंट और मेडिवल की पूरी कंप्लीट कहानी यहाँ पे कवर करा देंगे। आपको इसके बाद एंशिएंट और मेडिवल कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कल से हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मॉडर्न की शुरुआत होगी और वास्तव में यही हमारा सिलेबस है, यहीं से हमारे क्वेश्चन आएंगे और यहीं से हमारी सारी चीज़ें कवर होंगी। लेकिन ये मॉडर्न को आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप एंशिएंट और मेडिवल को समझ जाएं, और एंशिएंट मेडिवल को आप समझ जाएंगे ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इस पूरी की पूरी क्लास को सुने, इसके नोट्स को अपने बुकलेट में नोट डाउन करें, और अगर आप पीडीएफ निकलवाना चाहते हैं तो पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। हमने नोट्स बिल्कुल आपके हिसाब से ही बनाया है। ठीक है, लेकिन क्लास सुनना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बिना क्लास के आपके लिए नोट्स ऐसे ही मानिए जैसे कि एक जो तैराक है वो बिना कुछ पहने हुए नया तैराक है और नदी में कूद गया है तो डूब ही जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हमने आपसे कहा कि जो एंशिएंट रोम है वो हमारा फर्स्ट से लेके 500 AD तक है, तो कहा यह जाता है कि ये जो समय पीरियड था ये रोमन साम्राज्य के गौरव का काल था। इस टाइम पीरियड पे रोमन साम्राज्य काफ़ी प्रॉस्पर था, लोग यहाँ के काफ़ी ज़्यादा सुखी थे, उनका जीवन काफ़ी अच्छा था, उन पर धर्म का या चर्च का कोई इम्पैक्ट नहीं था। और जब ये कुछ इम्पैक्ट ही नहीं था तो जो सामंती व्यवस्था जो बाद में आई ये भी वहाँ पे अनुपस्थित थी। कहने का मतलब कि सामंती व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे चर्च का डोमिनेंस नहीं था, वहाँ अगर कोई था तो केवल और केवल मानव, और मानव केवल अपने आप को ही जानता था। वो परलोक की चिंता नहीं करता था, वो इहलोक की चिंता करता था। वो यहाँ के बारे में सोचता था, यहाँ की उन्नति के बारे में सोचता था। समझ रहे? यानी कि प्राचीन रोमन साम्राज्य तर्क और तथ्य से पुष्ट था, आडंबर से वो विहीन था, नैतिकता से वो पोषित था और समृद्धता से वो समृद्ध था। इतनी बातें आप समझ गए। लेकिन कहा जाता है ना कि जब स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं तो लोगों की नज़र लगने लगती है, और ये नज़र लगने लगी। ये नज़र लगने की शुरुआत हुई वास्तव में वेस्टर्न रोमन साम्राज्य से। आपके दिमाग में आया होगा सर ये वेस्टर्न रोमन साम्राज्य क्या है? तो वास्तव में जो रोमन साम्राज्य था वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, यानी कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी होती थी रोम, यानी कि आज का इटली। ध्यान देना, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य होता था उसकी राजधानी होती थी कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल। क्लियर? टर्की में है जो। अभी हम आपको सारी चीज़ें मैप के रूप में दिखाएंगे, अभी हम आपको बस कहानी बता रहे हैं। कहानी को ध्यान से सुनिए, और ध्यान से जब सुन लेंगे ना तो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको यही लगेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी ईजी है, लोग तो इसको इतना डरा डरा के पढ़ाते हैं। तो आपको बिल्कुल कहानी की तरह, और ये सारी चीज़ें आपकी आगे काम आएंगी पुनर्जागरण में, है ना। तो निश्चिंत होकर बिल्कुल बस सुनते जाइए, बिल्कुल जैसे कथा चल रही हो रामायण की, महाभारत की। ठीक है, तो ऐसे ही सुनते जाइए। ठीक, तो वेस्टर्न जो रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी रोम हुआ करती थी। होता क्या था कि वेस्टर्न रोमन साम्राज्य से सीमा लगती थी किसकी? जर्मन की। तो जर्मन वाले रोज इस पर हमला करते रहते थे। अब बात यही है कि आप रोज इस पर हमला करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि जब ये पूरी तरह से क्षरित हो जाएगा, इसका विघटन हो जाएगा। यही हुआ। वो सदी थी 500 AD की। 500 AD के टाइम पीरियड पे वेस्टर्न रोमन साम्राज्य पूरी तरह से डिक्लाइन कर गया, अर्थात जर्मन के आक्रमण ने वेस्टर्न रोमन साम्राज्य को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जैसे कि मुगल सत्ता का भारत में जब पतन हो गया तो कई छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए, चाहे बंगाल में मुर्शीद कुली खां हो, चाहे हैदराबाद में चिनक्लीज खां हो, नाम कुछ नहीं याद रखना है, चाहे अवध में शहादत खां हो, इन सब ने अपनी अपनी सत्ता अलग इस्टेब्लिश कर ली। उसी तरीके से जब वेस्टर्न रोमन साम्राज्य जो केंद्रीकृत सत्ता के अधीन था, जब उसका विघटन हो गया तो छोटे छोटे राज्य बन गए, और इन्हीं छोटे छोटे राज्यों में अब कोई राजा नहीं था, यहाँ के बड़े बड़े जमींदार थे। ध्यान देना,
इन्हीं जमींदारों को लोगों ने सामंत कहा। इतनी बातें समझ गए? चलिए, और इन्हीं सामंतों के कारण जब बहुत सारे लोग वेस्टर्न साम्राज्य में आ गए, छोटे छोटे सामंत आ गए, तो यहीं से सामंतवादी व्यवस्था की पूरी तरह से शुरुआत हुई। और ये सामंतवादी व्यवस्था अधिकांश रूप में तो समाप्त हो गई 1500 में, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त हुई जाके 1900 में। इतनी बातें चल गई। चलिए, सामंतवाद हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको बस ये समझना है कि अच्छा, सामंतवाद का जो उद्भव हुआ था वो वास्तव में वेस्टर्न रोमन साम्राज्य की बात थी। तो हाँ साहब, इतनी बातें आप क्लियर हो गए। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर वेस्टर्न को बताए हो तो ईस्टर्न को भी तो बता दो। बेचारा वो अकेले रो रहा होगा कि आपने तो उसका नाम तक नहीं लिया, आपने तो उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया। तो करा देते हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है। ईस्टर्न जो रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी हमने अभी आपको बताई, कुस्तुनतुनिया। ये वास्तव में जो साम्राज्य था फर्स्ट एडी से लेके 1453 तक का, इसको कहा जाता था बैजेंटाइन साम्राज्य। 1453 डेट क्यों? क्योंकि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का हमला होता है और इन तुर्कों के हमलों ने कुस्तुनतुनिया का पतन कर दिया, यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी पतन कर दिया। ठीक है, 1453 इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट हो जाती है। और आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो और वास्को डी गामा को पढ़ते हो तो उसके भारत में आने का रीज़न यही था, कुस्तुनतुनिया। हम अभी बताएंगे आगे चल के, जब आप पूरी क्लास कर लेंगे सब कुछ बता देंगे कि आखिरकार वास्को डी गामा आया ही क्यों था, क्यों खोजें शुरू हुई, क्यों कुस्तुनतुनिया इतना इम्पोर्टेंट है, अभी बताएंगे आपको। लेकिन अभी आप बस ये समझो कि 1453 में ये भी समाप्त हो गया और इसकी जगह पे एक नया साम्राज्य का गठन हुआ जिसको नाम दिया गया ऑटोमन साम्राज्य। देखो, बैजेंटाइन साम्राज्य कौन था, ऑटोमन साम्राज्य कौन था, ये याद नहीं रखना है। इनको ऐसे समझो जैसे अपने यहाँ राष्ट्रकूट होते थे, अपने यहाँ पल्लव होते थे, अपने यहाँ चालुक्य होते थे, अपने यहाँ कौन होता था बताइए, पांड्यास, या अपने यहाँ हर्षवर्धन, मौखरी वंश, मौर्य वंश, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे लोग होते थे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए कि साहब ऑटोमन साम्राज्य चलता रहा। और ये ऑटोमन जो साम्राज्य था ये 1920 तक चलता रहा। आपको याद होगा कि 1920 में टर्की में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, वो वास्तव में ऑटोमन साम्राज्य को बचाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो देश होते हैं फ्रांस और ब्रिटेन, वो इस ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर देते हैं, यानी कि इसको पूरी तरह तोड़कर इसके खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं और इसको स्वतंत्र बना देते हैं। यानी कि आप इतनी कहानी समझ गए हैं, कोई बात नहीं। अब जब इतनी हमने कहानी समझ ली है तो साहब एक बात बताइए, आपने इतनी कहानी हमको पढ़ाई क्यों? तो बात ये है ना कि इतनी कहानी हमने आपको इसलिए पढ़ा दी है ताकि जब आप आगे इस चीज़ को पढ़ें ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगे। आपको ये समझ में आने लगे कि वास्तव में कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है, यानी कि यहीं से तो पता चलता है कि वेस्टर्न का जब डिक्लाइन हो गया और ईस्टर्न की महत्ता बढ़ गई तो ईस्टर्न वालों ने क्या किया और वेस्टर्न वालों ने क्या किया। वेस्टर्न वालों ने, हमने ये तो देख लिया कि यहाँ सामंतवाद आ गया, तो इस सामंतवाद ने किस तरीके से वहाँ के सिस्टम को पूरा बदल कर रख दिया और किस तरीके से ईस्टर्न वालों ने आगे चलकर पुनर्जागरण और प्रबोधन को प्रमोट किया, किस तरीके से इटली पुनर्जागरण का केंद्र बना और किस तरीके से कुस्तुनतुनिया पर हमला हो जाने से ये पूरा का पूरा जो व्यापारिक मार्ग था भारत आने का वो बंद हो गया और नवीन मार्गों की खोज हुई। इसलिए ये ज़रूरी है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब जब इतनी बातें आप समझ गए तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ठीक है, आपने इतनी बातें हमें बता दी, लेकिन आप हमें ये भी तो बता दीजिए कि जब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो रोमन साम्राज्य है ये 3 पार्ट में हमको पढ़ना था, तो आपने हमें एंशियंट की तो कहानी इसकी बता दी कि काफ़ी समृद्ध था, मानव काफ़ी उन्नत था, मानव अपने आप को देखता था, तर्क और तथ्य से पुष्ट था, ग्लोरी ही ग्लोरी थी। तो साहब मेडवल क्या था? मेडवल वास्तव में जो था वो इसी का अपोजिट था। वो अंधकार का युग था, आडंबर का युग था, धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा हो गया और सामंत की शुरुआत हो गई। लोग इहलोक की अपेक्षा परलोक पर ध्यान देने लगे। चर्च अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश कर चुका था और जो राजनीतिक शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई थी।
इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप का जो मध्यकाल था वो अंधकार का काल था। और कहा जाता है ना कि दिशा दीप्त हो उठी तुम्हारी, पुण्य प्रकाश तुम्हारा। वही बात यहाँ थी कि जब दिशा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, पता ही नहीं चल पा रहा था, तब उसी अंधेरे से एक प्रकाश की किरण निकली। और वो प्रकाश की किरण क्या कहलाई? पुनर्जागरण। यानी कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि इस अंधकार के युग को छोड़कर हम फिर से अपने उस प्रकाश के युग में लौटें, यानी कि हम फिर से अपने आप को जगाएं। तो आप बताइए, जो 1453 में जो पुनर्जागरण शुरू हुआ, तो वो पुनर्जागरण क्या था? एंशियंट रोम की ग्लोरी का बखान करना। एंशियंट रोम में जो मानव को जानता था, जो मानव धर्म के आडंबर से मुक्त था, जो चर्च के आडंबर से मुक्त था, जो वास्तव में खुद के लिए तर्क और तथ्य की पुष्टि पर आधारित था, उसको इस्टेब्लिश करना। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पढ़ा जाता है ना कि वेदों की ओर लौटो, उसी तरीके से ईस्टर्न रोमन साम्राज्य की ओर लौटो, पुराने रोमन साम्राज्य की ओर लौटो। वहाँ से हम अपने ज्ञान को लेंगे और आगे आने वाले आधुनिक यूरोप को पूरी तरीके से प्रकाशित करेंगे। इस जो अंधकार का युग है, इसे समाप्त कर दो। समझ गए? और आपको पता होना चाहिए कि इस जो ब्रिज की कहानी है ना, प्राचीन से लेके आधुनिक तक की, इसी में रोल है मेडवल का, मध्य का। हमें प्राचीन इतना नहीं पढ़ना, हमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न पढ़ना है। लेकिन मॉडर्न पढ़ने से पहले हमें ये मेडवल तो समझ में आ जाए कि उस समय की लाइफ सिस्टम कैसी थी, उस समय के लोग कैसे थे। तो अब हम इसी को यहाँ पे अध्ययन करेंगे, और इसको जब हम अध्ययन कर लेंगे तो हमें समझ में पूरी की पूरी अपनी कहानी, पूरी की पूरी अपनी बातें सब आ जाएंगी। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम अपना आज का जो पार्ट है वो है मध्यकालीन यूरोप। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप का मतलब मैप हमने दे दिया है, तो आप में से कई सारे बच्चे अब मैप देख ले रहे होंगे खुद से। बच्चे तो हैं नहीं आप लोग, ये ईस्टर्न रोमन साम्राज्य है, वेस्टर्न है, अलग अलग भागों में बट गया था। ठीक है, तो हमें इसको बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं, ना आपसे पूछेगा। देखो सिंपल सी बात है, आपसे मैपिंग पे तो क्वेश्चन आना नहीं है, और ना ही आपसे ये कहेगा कि आप हमें पूरे जो यूरोप है उसके सिस्टम को डिवाइड करके बताइए। बताया हमने आपको इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? इंटरव्यू में। तो आपको पीछे की अगर कहानी पता होगी तो आप अच्छे से उन चीज़ों को लिख पाएंगे। ठीक है, अगर पीछे की कहानी ही आपको ना पता हो तो फिर आप कैसे लिख पाएंगे? तो इसलिए हमने आपको पीछे की पूरी कहानी बता दी। अब प्रश्न उठता है, अब हमारा जो टॉपिक है वो ये कि सामंतवाद क्या था। तो सामंतवाद को हम समझें इससे पहले हमने आपको बता दिया कि मेडवल जो टाइम पीरियड था 500 एडी से लेके 1500 तक, उसे अंधकार का युग कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि वेस्टर्न जो रोमन साम्राज्य था, वहाँ कई सारे जो क्षेत्र वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और ये सामंतवादी व्यवस्था ने ही आगे चलकर पूर्वी रोमन साम्राज्य में भी अपनी पैठ बना ली। और पूर्वी जो रोमन साम्राज्य पहले इस चीज़ से अलग रहता था, कुस्तुनतुनिया जो इससे अलग रहता था, उसमें भी ये सामंतवाद की जड़ें आ गई। और इस सामंतवाद की जड़ों ने पूरे के पूरे यूरोप को अंधकार में तब्दील कर दिया। यहाँ पे धर्म का प्रभुत्व बढ़ गया, यहाँ चर्च का प्रभुत्व बढ़ गया, यहाँ राजा की शक्ति कमज़ोर हो गई, यहाँ इकोनॉमी जो थी वो ट्रेड की अपेक्षा केवल कृषि पर आधारित हो गई, यहाँ जो आपकी जो भूमि थी वो सर्वे सर्वा हो गई अपेक्षाकृत मुद्रा के, यहाँ जो समाज का जो वर्ग विभाजन था वो काफ़ी जटिल हो गया। इन सारी चीज़ों ने एक तरीके से पूरे के पूरे यूरोप की जो गतिशीलता थी, जो मानव की गतिशीलता थी, उसे स्थिर कर दिया, उसे फ्रीज कर दिया, उसे रोक कर रख दिया। और जब उसे उसने रोक कर रख दिया तो यूरोप में कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई, यूरोप में कोई विकास ही नहीं हुआ, यूरोप में उन्नति ही नहीं हुई। मानव का जीवन पशुवत हो गया, और पशुवत जीवन में मानव कुछ कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन कहा जाता है ना कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, अच्छे दिन जरूर आते हैं। और उसी अच्छे दिन की दिशा थी नया 1453। इस समय जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया तो परिस्थितियां बदल गईं। परिस्थितियां इसलिए बदल गईं क्योंकि इस समय तक सामंतवाद क्षरण की स्थिति में आ चुका था।
इस समय तक इनका ट्रेड भी शुरू हो चुका था। इस समय तक धर्म का प्रभुत्व कम हो गया था। इस समय तक चर्च भी अपनी प्रभुता कम कर चुका था। और यहाँ पे शिल्प के व्यापार ने, गिल्ड की व्यवस्था ने लोगों को काफ़ी उन्नत बना दिया। व्यापारी और राजा के गठजोड़ ने अपनी स्थितियों को मजबूत कर लिया और अरब के साथ जब इनका ट्रेड होने लगा तो वहाँ से विलासिता की वस्तुएं आने लगी, वहाँ से ज्ञान आने लगा, क्योंकि उस समय अरब विश्व में सबसे ज़्यादा समृद्ध होता था। और अरब की उस समृद्धता ने, उसकी चकाचौंध ने यूरोप के इन लोगों को प्रभावित किया। और ये लोग जब अरब के संपर्क में आए तो उनसे ज्ञान सीखा, और वो ज्ञान सबसे पहले कहाँ पहुँचा? इटली में। क्यों? क्योंकि इटली वेस्टर्न और ईस्टर्न के मध्य में पड़ती थी, क्योंकि इटली एक भौगोलिक स्थल था जहाँ पे बंदरगाही से भी और समुद्री मार्ग से भी और स्थलीय मार्ग से भी दोनों से लोग आ सकते थे। यानी कि आज का सिंगापुर समझो और उस समय का इटली समझो। इसीलिए कहा जाता है कि इटली में सबसे पहले प्रबोधन और पुनर्जागरण आया। बाकी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी हम आपको मोटे तौर पर एक स्टोरी बता दिए ताकि आप आगे जब पढ़ें तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं? तो इतनी बातें आप समझ गए। अब इसी को हम एक एक करके अच्छे से आपको पढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई ये ना लगे कि अच्छा सामंतवाद का साहब बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सामंतवाद का सामान्य सा अर्थ ये कहा जाता है कि जिसका भूमि पर स्वामित्व हो, यानी कि वो भूमि का मालिक हो, लेकिन एक शर्त के अनुसार। शर्त के अनुसार मतलब कि इसके ऊपर कोई एक होगा जो भूमि का मालिक होगा और शर्त के अनुसार किसी को वहाँ पे काम कराएगा। कहने का सिंपल सा मतलब अगर हम ये कहें कि जैसे ये भूमि का एक टुकड़ा है, इसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, ठीक है, इन मजदूरों को शर्त पूर्वक रखा हुआ है और अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ये व्यवस्था साहब कुछ और नहीं, ये व्यवस्था सामंतवाद की है। सामंत का मतलब होता है मोटे तौर पर एक तरीके का जागीरदार, एक तरीके का आप जमींदार, एक तरीके का आप लॉर्ड। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि सामंत कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है जिसको देखकर आपको डर लगे। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तव में सामंतवाद क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि साहब ये भूमि का मालिकाना हक जिसके पास होता है। वेस्टर्न यूरोप में उस समय की जो व्यवस्था प्रचलन में आई उसे ही हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं। और ये व्यवस्था 600 से 500 एडी के टाइम पीरियड पे तो आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई। इसीलिए इस व्यवस्था ने उस समय के पूरे यूरोप को अंधकार के युग में डाल दिया, जिस कारण इस मेडिवल एरा को डार्क एरा के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपकी उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्तव में जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो थी कैसी। तो आप जैसे कि इस पिक्चर्स को देख सकते हैं, हमने इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाकर इसे देख सकते हैं। देखिए, सामंतवाद सिंपल सा आप ऐसे समझिए कि एक तरीके का ट्रायंगल था। ट्रायंगल का मतलब कि यहाँ पे कई सारे लोग होते थे, अब उन सब का अपना अपना रोल होता था। सबसे नीचे होते थे वो मजदूर जो यहाँ पर काम करते थे। मजदूर काम क्यों करते थे? क्योंकि उनको यहाँ से भोजन मिलता था, ठीक है, उनको खाना मिलता था, उनको जीवन जीने का तरीका मिलता था। जाएं तो बेचारे कहाँ जाएं? अगर आपने किसी को दास बना लिया है तो क्या कर सकते हैं? वो छोड़कर तो आपको जा नहीं सकता। उस समय कोई नियम कानून तो होता नहीं था। राजा इतना शक्तिशाली नहीं था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। और राजा जब शक्तिशाली नहीं था तो शक्तिशाली कौन था? जिसके पास ज़मीन थी, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन थी, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और उसी शक्तिशाली व्यक्ति को कहा जाता था क्या? बताइए, लॉर्ड। यानी कि उसी को कहा जाता था सामंत। सामंत के नीचे कई सारे लोग होते थे जिनको नाइट्स कहा जाता था। उन नाइट्स के अपने बैरन होते थे जो वास्तव में इनको कंट्रोल करते थे। किसको? किसानों को, पीजेंट्स को, फार्मर्स को, सर्फ को। अभी हम सब कुछ बताएंगे
कहने का मतलब अगर मैं मोटे तौर पर ये कहूँ, आपको याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी। देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं ना कि इनको याद रखना है, याद बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको बस ये समझना है कि जो सामंत होते थे वो टॉप पे होते थे, सामंत के नीचे योद्धा होते थे जो इन्हीं के सेना होती थी, और इसी सेना के कुछ उप सेनापति होते थे जिनको हम बैरन कहते थे। वो उप सेनापति क्या करते थे, इन सभी किसानों को कंट्रोल करते थे। आप में से कई सारे बच्चों ने KGF मूवी देखी होगी, KGF 1 यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से कोलार गोल्ड जो फील्ड्स थी वहाँ पे मजदूरों को बंधुआ करके रखा जाता था, वहाँ उनको रहने के लिए जगह मिलती थी, इसलिए उनको सर्फ कहा जाता है। ठीक, उनका जो मालिक होता था वो अलग होता था, वो अपने अंडर में कई सारे अन्य लोगों को रखता था, वो वहाँ की पूरी व्यवस्था देखते थे, और वो जो व्यवस्था देखते थे उनको उसका पैसा मिलता था। और ये जो मजदूर होते थे केवल इनको खाना मिलता था, इनको स्वतंत्रता नहीं थी, ये छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए इन्हें सर्फ कहा गया। और जब भी क्या हुआ कि कोई राजा जब बदल गया, आपने देखा होगा कि लास्ट में जब वो हीरो रॉकी साहब उसको मार देते हैं, उसके विलन को, तो वो जितने भी लोग थे, सर्फ जितने थे, वो सब अब इसके अधीन हो गए, इसको अपना नायक मानने लगे। यानी कि कहने का मतलब क्या था कि सर्फ कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सके, सर्फ किसी न किसी के अधीन रहने लगे, और यही सर्फ का बार बार एक से दूसरे की ओर स्थानांतरण होते जाना व्यवस्था को सर्फडम कहा गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। हाँ, एक बात और ये समझ जाइए, जो सामंत होता था, राजा इसी के ऊपर तो होता था, लेकिन राजा एक तरीके का आज का भारत का राष्ट्रपति केवल भूमिका के लिए था, नाम मात्र के। वास्तविक भूमिका किसकी होती थी? सामंत की। क्यों? क्योंकि सामंत के पास सेना होती थी, सामंत के पास सुविधा होती थी। सामंत चाहता था कि राजा कमजोर रहे, और सामंत ही जब चाहे तब राजा को डांट सकता था, और राजा बिना सामंत की अनुमति के नीचे के लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार की उनकी मदद नहीं कर सकता था। कहने का मतलब राजा एक तरीके से कमज़ोर हो गया था, जैसे आप मुगल सत्ता को देख सकते हैं जब 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। बाकी आपको ये फिगर बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है साहब, तो आप ये बता दीजिए सामंतवाद की विशेषताएं क्या थीं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सामंतवाद की विशेषताएं क्या थीं, कि उस समय का जो समाज था काफ़ी जटिल था। अब आप ही देखो ना कि राजा सबसे ऊपर होता था, राजा को कोई पावर नहीं थी, राजा के नीचे सामंत होता था, सामंत को सबसे ज़्यादा पावर थी। सामंत के नीचे नाइट्स होते थे, ये नाइट्स केवल सामंत के प्रति उत्तरदायी होते थे। नाइट्स के नीचे बैरन होते थे, बैरन केवल नाइट्स के प्रति उत्तरदायी होते थे, और बैरन के नीचे पीजेंट होते थे जो केवल बैरन के प्रति उत्तरदायी होते थे। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं था कि सामंत पीजेंट से युद्ध कर दे या सामंत एक तरीके से बैरन को कुछ कह दे, कुछ नहीं कह सकता था। ये सब एक दूसरे के अंडर में, अधीन में काम करते थे। ये बात अलग थी कि नाइट्स कभी विद्रोह नहीं करते थे और बैरन कभी विद्रोह नहीं करते थे, और पीजेंट्स की तो हिम्मत ही नहीं थी। पीजेंट्स का मतलब किसान। तो आप देख सकते हैं समाज कितना जटिल हो गया था। जटिलता का मतलब ऐसे ही समझा जाता है कि समाज में कितने ज़्यादा वर्ग थे, जबकि एंशियंट जो रोम एरा था वहाँ सबके सब इक्वल थे। वहाँ देखा जाता था आप मानो हम मानो, आपके खेत हमारे खेत, आपकी जगह हमारी जगह। ठीक है, राजा ही सर्वे सर्वा था, सामंत तो था ही नहीं। मानव स्वतंत्र था, कहीं भी जा सकता था, भ्रमण कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, फिर बात आती है क्या राजा था? मैंने आपको बताया केंद्रीय शक्ति थी नहीं। क्या व्यवस्था इकोनॉमी की कैसी थी? तो यहाँ इकोनॉमी में क्या था कि जो अधिशेष का उत्पादन होता था, वास्तव में आपको एक थ्योरी पता होनी चाहिए। जब भी आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री तो वहाँ पे थ्योरी काफ़ी आपको काम करेगी। क्या थ्योरी है? थ्योरी ये है कि जब एग्रीकल्चर में सरप्लस होगा तो इससे अधिशेष उत्पादन से शिल्प को लोग प्रमोट करेंगे, और इस शिल्प से व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा।
इस व्यापार वाणिज्य से शहरीकरण आएगा, यानी कि नगरीकरण आएगा। कहने का मतलब कि अगर एग्रीकल्चर में सरप्लस हो रहा है तो वो शिल्प को प्रमोट करता है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां होती, जिससे शहरों का विकास होता है। अब आप बताइए, सामंती व्यवस्था में अधिशेष होता ही नहीं था, तो क्या शिल्प प्रमोट होगा? नहीं होगा। क्या व्यापार होगा? नहीं होगा। क्या शहरीकरण नगरीकरण आएगा? नहीं आएगा। तो जब शहरीकरण नगरीकरण नहीं आएगा तो समाज गतिशील होगा कि रिजिड होगा? रिजिड होगा। व्यापार नहीं होगा, उत्पादन यानी कि कम होगा, यानी कि जितना हमने उगाया उतना ही हमने खा लिया। तो इससे जो व्यवस्था होगी, व्यापार का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश, तो व्यापार हुआ नहीं, तो व्यवस्था कैसी हो गई? हमारी ग्रामीण, यानी कि शहरी व्यवस्था नहीं हुई, यानी कि इकोनॉमी जो हो गई वो ग्रामीण हो गई। अधिशेष कारण कम था, व्यापार था ही नहीं। तो जब व्यापार नहीं होगा तो बताइए क्या मुद्रा होगी? नहीं। और जब मुद्रा नहीं होगी तो क्या इम्पोर्टेंस मुद्रा की होगी? बिल्कुल भी नहीं। किसकी इम्पोर्टेंस होगी? भूमि की। क्यों? क्योंकि भूमि तो सामंतों की मेन मुख्य चीज़ थी, और भूमि के आधार पर ही तो सामंत अपनी महती भूमिका रखते थे। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, इससे ज़्यादा आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी किसान कितने टाइप के थे, कैसे किसान थे, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि वास्तव में सर्प किसे कहा जाता था, कौन स्वतंत्र मजदूर होते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। बट अभी यहाँ पे इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार जो सामंती व्यवस्था थी, इस सामंती व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? कौन से वो मेजर रीज़न थे जिसके कारण इसका विकास हुआ? तो सिंपल सी बात बताइए, जो विशेषताएं होंगी वही तो इसके विकास के लिए उत्तरदायी होंगी। कहने का मतलब कि यूरोप में जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, पूरा जो विखंडित राज्य है वो जब खंडित ही नहीं हो पा रहा है, एक साथ अखंड ही नहीं बन पा रहा है, केंद्रीय सत्ता ही नहीं हो पा रही, तो सामंतवाद का तो उदय होगा ही होगा। अब दिमाग लगाइए, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और मौर्योत्तर काल आया तो हिस्टोरियन ने क्यों कहा कि वहाँ सामंती व्यवस्था आ गई थी? क्यों? क्योंकि वहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऐसे रिलेट किया जाता है वहाँ पे। कहने का मतलब कि सामंतवादी व्यवस्था का पहला फीचर होता है कि केंद्रीय सत्ता न होना, ठीक। दूसरी बात यही थी कि जो वेस्टर्न यूरोप था या ईस्टर्न यूरोप, बाद में ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड होने लगे। यहाँ के जो राजा थे वो स्वतंत्र होने लगे, और सामंतों की जब स्थितियाँ मजबूत होने लगीं तो उन्होंने भूमि पर अधिकार कर लिया और राजा को अपदस्थ कर दिया। राजा को अपदस्थ करने में चर्च की भी भूमिका रही। आपको पता होना चाहिए, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जो चर्च होता था उस समय, चर्च की प्रभुता राजा के समकक्ष होती थी। कई बार तो ये भी होता था कि राजा को चर्च आदेश दे देता था कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप पीजेंट्स के हित में नहीं सोच सकते हो, आपको जो कहा गया बस उतना ही करिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये चर्च और सामंत, ये दोनों मिलकर पूरी की पूरी जनता को लूट रहे थे। मतलब चर्च को आप कह सकते हो आज का व्यापारी उद्योगपति वर्ग, सामंत को आप कह सकते हो एक तरीके का उस आज का हमारी पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं, ये दोनों मिलकर आज की आम जनता को जैसे लूट रहे हैं। समझ रहे? तो ये व्यवस्था जब थी तो कहा गया कि दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। और इसी अच्छे दिन की बात थी कि वहाँ पर जब 1453 में जब हमले शुरू हुए तब व्यवस्थाएं बदलने लगीं। उत्पादन की जब तकनीकें बढ़ने लगीं तो फ्यूडल सिस्टम बदलने लगा, और ये फ्यूडल सिस्टम बदल कर एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमित हुआ, और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने फ्यूडल सिस्टम का पतन कर दिया। और जब फ्यूडल सिस्टम का पतन हो गया तो आप बताइए, क्या धर्म का प्रभुत्व बना रहेगा? खत्म हो जाएगा। क्या व्यवस्था ग्रामीण बनी रहेगी? खत्म हो जाएगी। क्या भूमि प्रमुख बनी रहेगी? समाप्त हो जाएगी। क्या मुद्रा का प्रचलन होगा? होगा। क्या व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या उस समय नगरीकरण आएगा? आएगा। क्या लोग स्वतंत्र हो पाएंगे? हो जाएंगे। क्या गतिशीलता बढ़ेगी? बढ़ेगी। अर्थात कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितनी भी बुराइयां सामंतवाद में आई थीं उन सभी बुराइयों का क्षरण हो गया इसके पतन के बाद। इतनी बातें समझ गए? चलिए
फिर बात आती है सर्फडम की। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सर्फडम का मतलब ये होता है कि जब भूमि का स्वामित्व बदल जाए, मतलब एक सामंत जो भी भूमि का मालिक होता था, कल को कोई दूसरा सामंत आ जाए, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले जो सर्फ मजदूर थे वो वैसे ही काम करते रहें, उनके जीवन में कोई चेंजेस ना आए, सरकारें कितनी भी बदल जाएं, सीएम चाहे गुजरात वाला पीएम बन जाए, लेकिन जैसा भ्रष्टाचार था वैसा ही बना रहे, महंगाई वैसी ही चलती रहे, तो क्या फ़ायदा आम जनता का। आम जनता तो सर्फडम ही बन गई। इसी प्रोसेस को कहते हैं सर्फडम। ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि सर्फडम वॉज द स्टेटस मैनी पीजेंट्स अंडर फेडरलिज्म स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू द मैनरलिज्म। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बाकी अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि मैनर्स प्रणाली क्या है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इससे ज़्यादा देखो आपको पढ़ना नहीं होता है कई बार कि हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आ पाता है। अभी हम आपको 3D के जरिए फिर से दिखा देंगे तो आपको ये चीज़ें पूरी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक, हमने आपको बता दिया कि वास्तव में राजा और सामंत की क्या स्थिति थी। हमने आपको ये भी बता दिया कि जो पदानुक्रम की अगर हम बात करें तो ये बात अलग थी कि राजा टॉप पर होता था और सामंत उसके नीचे होता था, लेकिन ये बात भी अलग है कि सामंत केवल अपने अधिपति के मातहत के भूमिधर होता था। मातहत का मतलब एक तरीके से होता है जो उसका मालिक होता था उसके प्रति काफ़ी वो निष्ठावान रहता था, जिसके बदले वो मातहत या वो जो मालिक था उसको अधिपति सामंत को कुछ अधिकार दे देता था। मातहत का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे बहुत बड़ी ये भूमि है, इस भूमि में एक तरीके से छोटे छोटे सामंत हैं और इसका कोई एक मालिक है, तो ये सभी इसके प्रति उत्तरदायी होते थे, इसके प्रति निष्ठावान रहते थे और जो ये कहता था ऊपर वाला इसकी बात ये मानते थे। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। और होता यही था कि पदाक्रम के अनुरूप ही सब एक दूसरे की बातें मानते थे। ऐसा नहीं था कि राजा नीचे वाले अधिपति को आदेश दे, राजा सामंतों को आदेश दे, बिल्कुल भी नहीं। अधिपति ही आदेश दे सकता था सामंतों को, जिस कारण उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल हो गई। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आपको 3D मैपिंग के ज़रिए ये सारी चीज़ों को दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें ये अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा 18वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक के यूरोप की पूरी कहानी है, 14वीं सदी तक के। तो ये देख रहे हैं आप, राजा ऐसा होता था। ठीक है, राजा की स्थिति सबसे टॉप लेवल पर होती थी। राजा के बाद यहाँ पे आता था नोबल, जिसको लॉर्ड कहते थे या जिसे बैरन कहते थे, इसी को सामंत आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर आता था। इसके बाद होते थे योद्धा, नाइट्स, यानी कि जो सेना, एक तरीके गुंडे टाइप के लोग जो मदद करते थे, और उनके नीचे होता था किसान, जिसको सर्फ कहते थे। इतनी बातें आप देख लिए। चलिए, ये बातें आपको पता चल गई। अब यही स्थिति पूरे के पूरे मेडिवल एरा में बनी रही। इनकी हायरार्की को लेकर आपस में संघर्ष होते रहे और इन्होंने ही उस समय के यूरोप में शोषणवादी प्रवृत्ति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। ये सिस्टम उस समय का देख रहे हैं आप कि कैसे आम जन को मारा जाता था, उनको काटा जाता था, है ना, उनको सूली पे लटकाया जाता था। ये व्यवस्था उस समय वहाँ के यूरोप में पूरी तरह से विद्यमान थी। राजा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता था। वो सोचता था कि मेरी पावर, मैं राजा हूँ और मैं राजा के पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि आज से कुछ 100 वर्ष पहले हमारे ही जो पूर्वज थे वो इन्हीं सामंतों के ऊपर शासन करते थे और आज ये सामंत हम पर राज कर रहे हैं। तो राजा को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। राजा ने कोशिश की विद्रोह किया जाए, लेकिन विद्रोह तो तब हो सकता है ना जब कोई उसका साथ दे। आप ऐसे देखिए कि ये किस तरीके से सब इसके अधीन होते थे सामंत, लेकिन नाम मात्र के लिए, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी, इसलिए राजा विद्रोह भी नहीं कर पाता था। ठीक है, यही चीज़ें आगे चलकर धीरे धीरे आप देख सकते हो बैरन के रूप में, यानी कि सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा रिजिड बन गई। किसान बिल्कुल शोषण के एक तरीके से आप कह सकते हो पुलिंदे बन गए, लोग उन पर शोषण ही करते रहे। आप ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजा को पैसा मिलता था, इनसे मदद मिलती थी नोबल से। नोबल के पास ज़मीन होती थी जो नाइट्स को देते थे। नोबल को नाइट्स क्या करते थे, प्रोटेक्शन देते थे, मिलिट्री सर्विसेज देते थे। और जो नाइट्स होते थे वो वास्तव में कहाँ से अपना भोजन लेते थे, वो वास्तव में पीजेंट से लेते थे, उनसे श्रमिक करवाते थे।
इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि कहने का मतलब सब एक दूसरे पर सहजीवी का भाव रखते थे, सब एक दूसरे पर परजीवी का भाव रखते थे, एक दूसरे पर सब निर्भर रहते थे। क्लियर? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, ये बातें आप समझ गए। अब बात आती है कि वास्तव में इस सामंती व्यवस्था ने किस तरीके से उस समय के समाज को प्रभावित किया। ठीक है, तो उस समय के समाज को कैसे प्रभावित किया ये हम आपको बताएं। इससे पहले आप इस वीडियो की क्लिप को भी अच्छे से देख लीजिए। ये थी उस समय की मेडिवल टाइम की विलेज। ऐसे उस समय के खेत होते थे, ऐसे वहाँ का समाज होता था, वहाँ के लोग होते थे, ऐसे आम जनजीवन अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये उस समय के सामंत का घर होता था, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं मैनर सिस्टम के रूप में। ठीक है, यहाँ पे वास्तव में सामंत के अधीन ये सब लोग काम करते थे। कई जागीरें होती थीं, उसमें सब संगठित होकर काम करते थे। और ये जो मैनर होता था ये पूरा गढ़ होता था। ये आप एक तरीके से देख सकते हो, किसान हैं, ठीक है, ये सब यहाँ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे माल ढो रहे हैं, है ना। बिल्कुल कोलार गोल्ड फील्ड्स, अगर आप मूवी देखेंगे तो आप सारी चीज़ें, यही चीज़ें आप रिपीट पाएंगे और यही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। प्रश्न उठता है कि मैनर व्यवस्था थी क्या? तो वास्तव में एक ये घर होता था, यहाँ एक सामंत रहता था। वो क्या करता था, भूमि पर कई सारे लोगों को कार्य कराता था। जो जागीरें होती थीं, वास्तव में भूमि के जो टुकड़े होते थे उसे ही मैनर व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। यूपीएससी ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है कि मैनर व्यवस्था क्या होती थी। तो ये जो किला है, इसमें जो राजा रहता था, आसपास के लोगों को छोटे छोटे भूमि दे रखा था। उस भूमि के अंतर्गत लोगों से वर्क कराता था। जो बंधुआ मजदूर होते थे, जिनको सर्फ कहा जाता था, तो उसी पूरी की पूरी प्रणाली को, पूरे के पूरे सिस्टम को मैनर व्यवस्था कहते हैं। और आगे चलकर इस मैनर व्यवस्था को तोड़ दिया गया। ये मैनर व्यवस्था टूट गई और इस मैनर व्यवस्था के टूटने के बाद जो नई व्यवस्था ने जन्म लिया उसे गिल्ड व्यवस्था कहते हैं। गिल्ड में क्या होता था अभी हम आपको आगे बताएंगे, बट यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मैनर व्यवस्था कैसे काम करती थी। ठीक, ये मैनर व्यवस्था काम तो कर रही थी, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। मजदूरों का शोषण जब ज़्यादा बढ़ गया, उनसे वर्क ज़्यादा कराया जाने लगा, तो मजदूर परेशान हो गए। और दिक्कत तो तब आई कि जब उनको ब्लूबोनिक प्लेग हुआ। 13 से 1400 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे ब्लूबोनिक प्लेग नाम की जो बीमारी थी काफ़ी ज़्यादा से प्रचलन में आई। और इस बीमारी ने पूरे के पूरे उस समय के यूरोप के सिस्टम को रोक कर रख दिया, या कहें कि तबाह करके रख दिया। और इस तबाही ने उस समय के पूरी की पूरी मैनर व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिस कारण भी सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी आगे की स्टोरी। देखिए सिंपल सी बात है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम आपको इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहे, क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, आप उसमें अपना समय वेस्ट करें और कोई फ़ायदा ही ना मिले। ठीक है, तो अब देखते हैं वास्तव में जो किसानों के वर्गीकरण की जो हमने बात की थी, वो वर्गीकरण कौन कौन से थे, उन वर्गीकरण का क्रम क्या होता था और उन वर्गीकरण के आधार पर कैसे लोगों को रखा जाता था। ठीक है, तो वर्गीकरण के रूप में आपको 4 टाइप के किसान मिलेंगे। पहला जो टाइप होता था वो सर्फ का होता था। सर्फ का मतलब एक तरीके से आप मोटे तौर पर समझ सको बंधुआ मजदूर, यानी कि इसमें ये स्वतंत्र नहीं होते थे, इनको उस भूमि के टुकड़े में काम करना ही होता था। इसके बदले इनको भोजन मिलता था, बाकी इनका जो जीवन चलता था वो सामान्य तौर पर चलता ही रहता था। क्लियर, इतनी बातें। और यही जो हमने आपको पहले बताया वो क्या, कि कितनी भी भूमि का स्वामित्व बदल जाए, सामंत कितना भी उसका बदल जाए, तब भी ये श्रमिक वहाँ पे काम करते रहेंगे। और भू स्वामित्व के बदलने के इसी प्रक्रम को, यानी कि सर्फ के प्रक्रम के बदलने के प्रक्रम को सर्फडम नाम दिया गया। कई बार ये शब्द आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर्फडम क्या होता है। सर्फडम का सामान्य सा मतलब ये होता है कि भूमि व्यवस्था का स्वामित्व बदल जाने पर भी मजदूरों की वही स्थिति बनी रहे, या सर्फों की वही स्थिति बनी रहे, या बंधुआ मजदूरों की वही स्थिति बनी रहे, उस व्यवस्था को कहते हैं सर्फडम। दूसरे इसमें जो लोग थे वो थे स्वतंत्र भूधारक। स्वतंत्र भूधारक का मतलब ये होता था कि इन्हें क्या होता था, सामंतों के द्वारा कुछ भूमि आवंटित कर दी जाती थी। आवंटित का मतलब इनसे कह दिया जाता था कि एक काम कीजिए,
आपको हम ये इतनी छोटी सी भूमि यहाँ पे दे रहे हैं और आप इस भूमि पे अपनी खेती करिए, किसानी करिए और इसका जो रेवेन्यू हो वो आप हमें बस पे करते रहना, ठीक है। तो ये स्वतंत्र किसान होते थे। तीसरे किसान होते थे कृषि दास। उनको क्या किया जाता था, मान लीजिए सामंत की पूरी ज़मीन है, सामंत ने इनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, ये पूरी की पूरी ज़मीन में इतना पोर्शन आपका है, इस पोर्शन पे आप हमारे लिए खेती करेंगे और इस पोर्शन पे आप अपने लिए, यहाँ पे जो उपज होगी वो आप अपने पास रख लेना और यहाँ से जो रेवेन्यू होगा वो आप हमें दे देना। लेकिन ये तभी आपको ज़मीन मिलेगी जब आप इसके बदले हमारे यहाँ काम करेंगे। यानी कि आपके पास जो 7 दिन का जो टाइम होता है उसमें 6 दिन आप हमारे यहाँ काम करें, 1 दिन अपने खेतों में करें। इसीलिए हम आपको ये भूमि दे रहे हैं और आपको इसके बदले टैक्स देना है। ये बात अलग है कि आप स्वतंत्र रहेंगे। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि थोड़ी सी इनको छूट ज़्यादा प्राप्त थी कि ठीक है भाई, आपको इतनी हम छूट और दे देते हैं कि आप इस तरीके से अपना जीवन गुजार सकते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। तो इस तरीके से आपने पूरी की पूरी सामंतवादी व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, सामंतवादी व्यवस्था के एक एक फीचर को पढ़ लिया। अब प्रश्न उठता है कि साहब एक बार जल्दी से सामंतवादी व्यवस्था आप बता दीजिए। तो मोटे तौर पर हम आपको बता देते हैं कि सामंतवाद वास्तव में वेस्टर्न यूरोप के पतन के बाद शुरू हुआ, धीरे धीरे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में पूरी तरह फैल गया। इस व्यवस्था में भूमि प्रमुख थी, मुद्रा का अभाव था, व्यवस्था पूरी ग्रामीण थी, केंद्रीय शक्ति का अभाव था, सामंत शक्तिशाली होते थे, उनके नीचे नाइट्स होते थे। नाइट्स क्या करते थे, पीजेंट्स को कंट्रोल में रखते थे और राजा के साथ इनका हमेशा मतभेद होता रहता था। राजा की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, यानी कि कोई सेंट्रल पावर इतनी नहीं होती थी। इतनी बातें समझ गए। यहाँ पे व्यापार जो था वो पूरी तरह शून्य होता था। आपसे देखिए मोटे तौर पर क्वेश्चन कब पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया में कि सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण क्या थे, तब आप वहाँ पे ये चीज़ें बता सकते हैं, बाकी आपको कहीं पे बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब सामंतवाद जब कंप्लीट हो गया तो दूसरा हमारा इसमें मेजर टॉपिक पड़ता है चर्च। चर्च क्या था? चर्च का मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि आज के हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान हैं या आज के आप कह सकते हो कि जितने भी बाबा वगैरह हैं उनके जो ट्रस्ट हैं वो सब चर्च के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चर्च के बारे में हम पढ़ें इससे पहले हम चर्च की पूरी कहानी को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि जब हम चर्च की पूरी कहानी समझ लें तो हमें पता चल सके कि रोम का जो ये पोप था इसकी क्या भूमिका थी, इन्होंने किस तरीके से उस समय के आम जन को परेशान कर रखा था, किस तरीके से आम जन के जीवन पर इनका पूरा कंट्रोल था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय रोम में एक धारा प्रचलित थी जिसको कहते थे कैथोलिक। कैथोलिक वास्तव में ईसाई मिशनरियों के प्रचारक होते थे या ईसा मसीह के संदेशों का प्रचार करने वाले लोग होते थे। ये बात अलग है कि आगे चलकर इन्हीं कैथोलिक में सुधार हुआ, जो कि इनका विरोध करने के लिए आए उसको कहा गया प्रोटेस्टेंट। और आगे चलकर जो ईसाई धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। जैसे आप पढ़ते हो ना बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से जो चर्च था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब चर्च की इतनी ज़्यादा महत्ता क्या है? तो वास्तव में जो शक्ति सामंतों की होती थी वही शक्ति चर्च की होती थी। यानी कि चर्च का न केवल राजा पर कंट्रोल था बल्कि वहाँ की आम जनता पर भी कंट्रोल होता था। और चर्च क्या करता था, जनता के माध्यम से राज्य को कमज़ोर करता था। टाओ चे चिंग नाम की एक बुक है, चीनी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि अगर आपको जनता पर शासन करना है, राष्ट्र को कमज़ोर करना है तो जनता को अज्ञानी ही रहने दो, जनता को ज्ञान मत दो, क्योंकि ज्ञान ही जब जनता हो जाएगी तो राज्य में हमारी जो पकड़ है, धर्म की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे कई सारे पॉलिटिकल लीडर, कई पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च करती। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन पे खर्च कर देंगी तो लोग तथ्य और तर्क करने लगेंगे,
लोग उनसे प्रश्न पूछने लगेंगे, लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर अच्छी किताबें पढ़ने लगेंगे और देखेंगे कि वास्तव में नेशनलिज्म का मतलब क्या है और उसी हिसाब से पार्टी के प्रति अपनी विचारधारा को गढ़ेंगे। इसीलिए एजुकेशन दी नहीं जाती, और जब एजुकेशन नहीं दी जाती तो उनके अंदर वही पोप वाला आडंबर, पोप वाला वो जो उस समय की भावनाएं थी वो प्रचलित हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे पोप महोदय इनको एक तरीके से पोप की पादरी बना रहे हैं, बिशप बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे घटनाएं होती रहती थी। होता क्या था कि उस समय जो लोग थे सामंतवादी व्यवस्था में भोग विलासी थे, काफ़ी ज़्यादा अय्यासी करते थे। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब सामंतों के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आ गया तो वो लोग काफ़ी भव्य महल में रहने लगे। उनकी स्थिति राजा से भी ज़्यादा मजबूत हो गई, राजा से भी ज़्यादा वो विलासिता का जीवन जीने लगे। तो जब विलासिता का आप जीवन जीते हैं तो आप पाप भी करते हैं, आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, आपको ईश्वर से डर भी लगता है। तो पोप ने कहा कि आप ना पूरे वर्ष कुछ भी करो पाप, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आओ, हमसे एक क्षमा पत्र खरीद लो और आप उस क्षमा पत्र को खरीदने के बाद उसमें अपनी सारी बुराइयां लिख दो। आपको जो ईसा मसीह साहब हैं वो माफ़ कर देंगे। कहने का मतलब एक तरीके से सिंपल सी बात है, जैसे आजकल आप कई धर्म के लोगों को देखते होंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, यही तो होता है कि आप एक काम कीजिए कि आप इस मंदिर में आइए, इस मंदिर में 200 रुपये आप चढ़ाइए और जाइए, भगवान से आप मिन्नत मांगिए, भगवान आपका भला कर देंगे। आप इन बाबा जी के पास जाइए, उनको एक सोने का ये भेंट कराइए, हाथों में अंगूठी पहन लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। कहने का मतलब मूर्खता का सबसे बड़ा परिचय है धर्म का आडंबर। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर धर्म अगर इतना आडंबरहीन है तो फिर हम धर्म को अपनाएं कि ना अपनाएं। तो धर्म को अपनाइए, धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म आडंबर नहीं है। धर्म का मतलब ये होता है कि आप अपने व्यक्तित्व में उसको उतारें। ऐसा ना हो कि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो और आप मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, जो प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें पेड़े चढ़ाएंगे, ठीक है। 3 पेड़े क्या करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे और 30 अपने लिए रख लेंगे। और जब घर जाएंगे तो वो पेड़े किसी को नहीं बांटेंगे, जो सस्ती मिठाई होगी वो बांटेंगे लोगों को। तो आप बताइए, क्या भगवान आपकी सुनेगा? कतई नहीं सुनेगा। और ये तो हमारा कर्म है, कर्म ही सब कुछ हमें कराता है। कहा जाता है ना कि कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है कभी भी। तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उस समय का टाइम जो था ना, अंधकार का युग था भाई। आज का जो समय है, आज आप मोदी जी के बारे में बुराई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अमित शाह जी के बारे में बुराई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग राष्ट्रवादी हैं। बाकी देश में कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं हमारे देश में। बाकी हमारे देश के जितने भी नायक हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। राष्ट्र के निर्माण में केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। देश को आज़ाद कराने में गांधी का कोई योगदान नहीं था, नेहरू का कोई योगदान नहीं था, राजेंद्र प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं था, जो महिलाएं थीं उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन इनका योगदान था। क्यों? क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और यही चीज़ें उस समय विद्यमान थी। जब आज के लोग नहीं समझ पा रहे, इतने मॉडर्न एजुकेशन होने के बावजूद, तो उस समय के लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो चर्च का विरोध कर दें? और तब विरोध कर दें जब डेमोक्रेसी ही ना हो। और अगर आप सामंत का विरोध करते हैं, आप अगर चर्च का विरोध करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं साहब ये गलत है, तो चर्च आपको सूली पर लटकवा देगा, चर्च आपको दंड देगा, चर्च आपको जला भी देगा। आपको पता होना चाहिए कि जब चर्च ने ये कहा कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, यानी कि बिल्कुल पूरी चपटी है, लोगों ने कहा नहीं साहब पृथ्वी चपटी नहीं है। उन्होंने कहा अरे भाई तुमको कैसे पता? आगे चलकर इन्होंने ये भी कह दिया, चर्च के पोप ने, कि जो पृथ्वी है ना ये पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में है और सारे ग्रह और सूर्य इसका चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस को लगा कि भाई आप ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है,
पोप ने कहा कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कोपरनिकस ने कहा नहीं, मैं तथ्य के साथ प्रमाणित कर रहा हूँ। और सोचिए कि अगर पोप की इस बात को कोपरनिकस गलत साबित कर दे तो पोप की जो महत्ता है, पोप का जो आडंबर है, पोप जो अपना भौकाल क्रिएट किए हुए है, वो समाप्त हो जाएगा। लोग उसको एक तरीके से आडंबरी मानने लगेंगे और आसाराम बापू की तरह उसको जेल में डाल देंगे। समझ गए? इसीलिए आसाराम बापू ने क्या किया कि इनको, कोपरनिकस साहब को मरवा दिया। लेकिन दिक्कत तब हुई कि जब ये अलख जग चुकी थी तो कब तक आप रोकोगे? किस किस की आवाज़ को आप बंद करोगे? कितनों के आप व्हाट्सएप और ट्विटर के अकाउंट बंद करोगे? ये तो राष्ट्रवाद है। एक बार अगर जग गया तो जग गया, बंद थोड़ा ना होगा। कोपरनिकस के बाद गैलीलियो महोदय आए, उन्होंने तो दूरबीन ही बना दी। बोला अब देख लो सब लोग, जो कोपरनिकस कहकर गए हैं ना, वो बिल्कुल सही कहकर गए हैं। अब आप लोग देखो यहाँ से ज़मीन से कि कैसे सूर्य हमारी पृथ्वी के चारों ओर है और हम पृथ्वी जो है हम उसके चारों ओर घूम रहे हैं, सूर्य हमारे मध्य में है। तब क्या हुआ कि चर्च की प्रभुता समाप्त होने लगी। यही धीरे धीरे विचार उस पर शक करने लगे कि सच में अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, सच में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका चंदा बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी अपने हित में काम कर रही हैं, एजुकेशन तबाह हो गया, कोरोना काल में कोई मदद सरकार ने नहीं की, अतः ये सरकार अच्छी नहीं है। अर्थात ये अच्छे दिनों के जो वादे थे वो केवल एक जुमले थे, ये वास्तव में सच्चे नहीं हैं। ये धर्म का जो आडंबर था ये वास्तव में राष्ट्रवाद से प्रेरित था, इसमें सच्चाई नहीं है। अतः आप हमें भोजन दो, आप हमें रहने के लिए आवास दो, आप हमें अच्छी एजुकेशन दो, और जो एजुकेशन दो वो तथ्य परक हो, विज्ञान परक हो, हमें बेरोजगारी से बाहर निकालो। यही हुआ उस समय के लोगों में। उन्होंने चर्च को चुनौती देने की शुरुआत कर दी और जो ही चर्च को चुनौती दी उसी समय से पुनर्जागरण शुरू हो गया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर चर्च को चुनौती का पहले दिन से दी जाने लगी? बिल्कुल भी नहीं। 7वीं से 8वीं सदी के आसपास से ही सुकरात, प्लेटो, अरिस्तु, कई सारे ऐसे विचारक आए, हॉब्स, लॉक, हीगल, आगे चलकर इन लोगों ने उनके विचारों को प्रमोट किया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में मीडिया के रूप में ये काम करते गए। इन्होंने राज्य की परिभाषाएं तक गढ़ दी। किसी ने कहा कि राज्य में दैवी सिद्धांत होना चाहिए, तो किसी ने कहा कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर पोप का नियंत्रण बना रहेगा राज्य पे तो राजा अपना काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि राज्य जो बने वो धर्मनिरपेक्ष बने, यानी कि राज्य में चर्च का दखल ना हो, चर्च अपना काम करे और राज्य अपना काम करे। यहीं से आइडियोलॉजी आती है। इसीलिए आप देखना कि इंडिया में कई बार कई धार्मिक लोग वो प्रचार करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कि धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट है। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, चर्च की बातें आप समझ गए, चर्च की बुराइयों की बातें समझ गए, तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है साहब, आपने ये भी बता दिया कि चर्च में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या नहीं चल रहा था, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि चर्च को तोड़ा कैसे गया। तो चर्च में जो बुराइयां थी ना, जैसे चर्च में पदों की अगर प्राप्ति आपको करनी है, बिशप की प्राप्ति करनी है, नन अगर आपको बनना है, पोप अगर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता था। तो जो बड़ा पादरी होता था उससे छोटे छोटे पादरी नाराज रहते थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा हम पैसा ही नहीं देंगे। कई सारे पादरी जो होते थे वो घुमंतु होते थे। पहले तो वो सदाचार का जीवन जीते थे, धीरे धीरे वो ज्ञान देने लगे। उन्होंने देखा कोई लड़का और कोई लड़की अलग अलग समुदाय के हैं और वो प्यार मोहब्बत करते हैं और वो विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने वहीं पर शादी करवा दी। लोगों को बड़ा गुस्सा लगा कि भाई आप कौन होते हो, जब तक लड़का और लड़की एक दूसरे को जान न लें, समझ न लें, आप डायरेक्ट उनका विवाह कैसे करा सकते हो। लोगों से पूछा गया साहब ये धर्म अलग अलग थे। बोले कोई बात नहीं, आप हमारा क्षमा पत्र खरीद लीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुस्लिम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको हिंदू बना देंगे, हम आपको मुस्लिम बना देंगे। यानी कि धर्मांतरित करा देने से आप विवाह कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हो कि उस समय के लोगों में और आज के लोगों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। वहाँ पे भी ये नियम था कि आप कोई अनुष्ठान कराइए, आप यज्ञ कराइए, यज्ञ में पंडित जी को बुलाइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाइए, वो खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
आपसे कहेंगे कि आपको गीता नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि अगर आप गीता पढ़ लेंगे और गीता में ये लिखा है कि प्रभु भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे दो, मुझे 56 भोगों की जरूरत नहीं है। जो भी मुझे 56 भोग ना चढ़ाए और केवल प्रेम पूर्वक मुझे वो पत्र और पुष्प और फल कोई भी जो प्राकृतिक हो चढ़ा दे, मैं उसे खा लूँगा। तो अगर वो ये कहते तो आप बताइए 56 भोग उन पुजारी जी को देंगे? नहीं देंगे। जब आप पुजारी जी को 56 भोग नहीं देंगे तो उनका धंधा चलेगा ही नहीं, उनका धंधा मंद हो जाएगा। अगर आप उनके द्वारा बताएगी बातों को अंगूठी नहीं पहनेंगे, आप नीलम नग नहीं पहनेंगे, तो क्या होगा? आप तर्क से काम करेंगे, आप कर्म करेंगे, आप उनकी शरण में ही नहीं जाएंगे। और जब शरण में नहीं जाएंगे तो उनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यही हुआ। एजुकेशन को प्रमोट किया जाने लगा, लोगों ने जो क्षमा पत्र था उस पर तर्क करने लगे और इस तरीके से उन्होंने चर्च की प्रभुता को चुनौती दे दी। और आगे चलकर कई सारे उस समय के विचारकों ने चर्च की चुनौती देने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस आपको देखना होता है, बस आपको समझना होता है। ठीक है, तो एक बार हम आपको चर्च को दिखाई देते हैं ताकि आप फिर से समझ जाएं। ठीक, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं वीडियो, इसमें ये चर्च साहब पादरी साहब हैं। ठीक है, ये ज्ञान की पुस्तक लेकर गए, लोगों के पास अय्यासी का लोग जीवन जीते थे, उनसे कहते थे कि आप निश्चिंत रहिए, आप जैसे अय्यासी का जीवन जीना चाहते जिए, खूब खाइए। बेचारे जो सर्फ होते थे वो उतनी ही मजदूरी करते रहे, उनका जीवन उसी तरीके से व्यथित होकर गुजरता रहा, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन आगे चलकर वहाँ पर जब ब्लूबोनिक प्लेग फैला तो उस प्लेग ने क्या किया, इन लोगों को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया, इनकी संख्या को कम कर दिया, लोग डरने लगे और सारी चीज़ें छोड़कर भाग गए। ठीक है, और इस व्यवस्था ने एक तरीके से आगे चलकर गिल्ड प्रणाली को जन्म दिया, जो कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया और जिससे चर्च की प्रभुता कम हुई। और चर्च की प्रभुता कम होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, चर्च कहता था कि आप व्यापार मत करिए, आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि ट्रेड करना पाप है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेड करेंगे तो सिंपल सी बात है ना कि चर्च को फिर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, आप दूसरों के विचारों को अडॉप्ट कर लेंगे और दूसरों के जब विचारों को आप अडॉप्ट कर लेंगे तो चर्च को कहाँ मानेंगे। अब आपको एक बात बताऊं, आप लोग न्यूज़ चैनल देखते होंगे, ठीक, न्यूज़ चैनल में आपको एक चीज़ मिलती होगी बड़े गर्व से, क्या कि जो अनिल अंबानी हैं उनकी संपत्ति इतनी दूनी हो गई। ठीक है, जो अडानी साहब हैं वो भारत में इन्हें विश्व में सबसे मजबूत इंसान होगा, बड़े गर्व से दिखाते हैं। क्यों? जैसे ऐसे लगता है वो हमको पैसे देने आ रहा है। ऐसा दिखाने से क्या होता है, आपको लगता है अरे बताइए इंडियंस का हम सामान खरीद रहे हैं। आपको कहा जाता है स्वदेशी परचेज करो। स्वदेशी का मतलब अनिल अंबानी साहब का परचेज करो, मुकेश अंबानी साहब का परचेज करो, अडानी का परचेज करो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। अब आप बताइए कि आपने जब जियो यूज किया, आप जब पहले एयरटेल यूज करते थे तो इससे पहले कॉल रेट आपकी सस्ती होती थी। आपको इसमें क्या होता था कि बिना महीने का रिचार्ज कराए भी आप अपनी कॉलिंग कर सकते थे, सुविधाएं थी। लेकिन अब तो ये सिस्टम ख़त्म, मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए, आपको रिचार्ज आपको कराना ही पड़ेगा। एक तो ये दिक्कत आई। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपने हमेशा देखा होगा कि जो बाबा होते हैं वो आपको क्या कहते हैं, आप धन संपदा के पीछे मत पड़ें, मोह माया को त्याग दें, ये सब की सब माया है, माया को क्या करेंगे ले जाके। ठीक है भाई, माया को हम त्याग देते हैं, लेकिन आप माया का भंडार क्यों कर रहे हो? आपको भी तो त्यागना चाहिए। आप क्यों विलासिता का जीवन जी रहे हो? क्यों आप इतने महंगे महंगे सूट पहन के घूम रहे हो? आप अगर चाय बेचने वाले हो तो आप भी आम जीवन जियो, आप भी आम तरीके से रहो। आप क्यों इतने शौक पाले हो? आप भी एक आम नागरिक की तरह जीवन जियो ना, क्योंकि आप नहीं जी सकते, आप दूसरों को कहोगे। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे, एक बात बताइए, अगर दूसरों को आपने ये नहीं कहा कि आप माया का मोह मत करिए तो दूसरे माया के चक्कर में भागेंगे, और माया के चक्कर में यानी कि पैसे के चक्कर में जब वो भागेंगे तो क्या होगा, मुकेश अंबानी को चुनौती देंगे, अनिल अंबानी को चुनौती देंगे, अडानी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। और जब इन पूंजीपतियों पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो इनकी प्रभुता कम होने लगेगी, और इनकी प्रभुता जब कम होगी तो इनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी।
इसीलिए पूंजीपति क्या करते हैं, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं, उसको पैसा देते हैं, बाबाओं का गठन करते हैं कि आप प्रचार करो कि आम जनजीवन जो लोग हैं वो गरीबी का जिएं, वो मोह माया को त्याग दें, विलासिता को छोड़ दें। विलासिता करना पाप है, विदेशों में घूमना पाप है ना। ताकि आप जब पाप करेंगे, पाप के डर से आप पैसा नहीं कमाएंगे, पाप के डर से आप 5 स्टार में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, नाच गाने में आप शामिल नहीं होंगे, तो आप इनको कभी चुनौती नहीं दे पाएंगे और इनकी जो सत्ता है वो बनी रहेगी। इसीलिए आप मार्क्स को जब पढ़ेंगे तो वो कहता नहीं धर्म का फीम है, इसीलिए कहता है कि धर्म लोगों को अंधा कर देती है, धर्म लोगों को तर्कशील नहीं बनाती है, धर्म लोगों के अंदर आडंबर को उत्पन्न कर देती है। तो कुछ हद तक सही है वो, बाकी सबकी एक्सट्रीम बातें हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, हमने आपको बताया कि 400 से लेके 1500 तक का जो टाइम पीरियड था वो मेडवल था। हमने आपको ये भी बताया कि बीच में क्रूसेड वॉर हुए, जिनको धर्मयुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये युद्ध 7वीं सदी से शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि इस समय इस्लाम का भी उदय हो चुका था और इस्लाम अपना प्रचार करने के लिए यूरोप में आना चाह रहा था और ईसाई अपना प्रचार करने के लिए अरब में जाना चाह रहे थे। तो इनके मध्य युद्ध हुए प्रभुता को लेकर, उन्हें धर्मयुद्ध कहा गया। लेकिन इन युद्धों से फ़ायदा ये हुआ कि ये लोग अरब के संपर्क में आए, अरब के लोगों की विलासिता की वस्तुओं को देखा, उनके उत्पादन के तरीकों को देखा, तो यहाँ के लोग भी उत्पादन बढ़ाने लगे। उत्पादन से इनका अधिशेष बढ़ गया, अधिशेष से इनका शिल्प बढ़ने लगा, शिल्प से अलग अलग कार्य करने लगे और इससे व्यापार वाणिज्य बढ़ा। व्यापार वाणिज्य ने शहरीकरण को बढ़ा दिया, शहरीकरण ने लोगों में तर्कशीलता को प्रमोट किया। गांव में रहने वाले किसान गांव को छोड़कर शहर में आने लगे और जब ज़्यादा संख्या में आने लगे तो उन्होंने गिल्ड बना लिए, गिल्ड के माध्यम से व्यापार करने लगे, उत्पादन को बढ़ावा देने लगे, भूमि को त्याग कर अब वो नगद में व्यापार करने लगे। मुद्रा व्यवस्था को उन्होंने जन्म दे दिया। जब भी सामंत उनसे कहता कि आप श्रम करो या तो पैसा दो, तो पैसा देकर श्रम को अपना बेच देते थे कि पैसा ले लो, हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। और इससे क्या हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हुई, अर्थात भूमि आधारित जो प्रणाली थी, ग्रामीण आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, वो समाप्त होकर अब शहरीकरण में बदल गई। और शहरीकरण ने लोगों को तर्क दिए, तथ्य दिए, नई नई चीज़ें पढ़ने का मौका दिया, विचारकों ने उन्हें दिशा दी, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें सोचने की क्षमता के अनुकूल परिपक्व किया। और अरब से जो ज्ञान था वो यूरोप में आया। जब अरब से ज्ञान आ रहा था तो पहला जो क्षेत्र पड़ा वहाँ पे वो इटली था। इसीलिए अरब का सारा ज्ञान सबसे पहले इटली में मिला। इटली में सबसे ज़्यादा विद्वान गए, कुस्तुनतुनिया छोड़कर सबसे पहले लोग इटली ही गए और इटली में ही इसलिए वहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि कहीं ना कहीं धर्म युद्धों का कारण, कहीं ना कहीं यूरोप का पूर्वी जगत से संपर्क, कहीं ना कहीं उनकी विलासिता की वस्तुओं के प्रति आलिंगन, इन सब ने सामंतवादी व्यवस्था को कमज़ोर किया और यूरोप को पुनर्जागरण की ओर प्रेरित किया। और इसी पुनर्जागरण ने मॉडर्न एरा को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर प्रबोधन और अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देकर इस चर्च की प्रभुसत्ता को हर हाल में समाप्त कर दिया और एक डेमोक्रेटिक स्टेट को जन्म दिया। इतनी बातें आपको बस यहाँ समझनी थी। बाकी हमने सारी बातें आपको बताती हैं। होता क्या है ना, देखिए, अगर हम आपको यहाँ पे एक एक स्लाइड में लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो इससे क्या होगा कि आप बोर हो जाएंगे। हमें आपको कहानी के रूप में बताना पड़ता है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप पीडीएफ तो पढ़ते ही हैं, पीडीएफ में आप समझ ही जाएंगे कि किस तरीके से उसमें बातें आती हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, परिवर्तन की शुरुआत कैसी, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता ही दिया है कि धर्म युद्ध के बारे में हो, अरब सभ्यता, इतना तो आप जान ही जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी इस पर तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो हम क्यों इस पर सोचें। जब क्वेश्चन इस पर नहीं आना है तो इसको हम कहानी की तरह ही पढ़ते हैं और कहानी की तरह पढ़ने में हमें क्या जाता है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि कैसे गिल्ड व्यवस्था मतलब शिल्प उद्योग को बढ़ावा मिला, कैसे नए नए नगर बसे, कैसे बंदरगाहों का विकास हुआ, कैसे इटली के जो नगर थे वेनिस और जेनेवा, कैसे गिल्ड व्यवस्था जन्माई। गिल्ड व्यवस्था का सामान्य सा मतलब ये होता है कि कई सारे लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिए। जैसे इंडिया में आप श्रेणी संगठन पढ़ते थे ना,
बिल्कुल वैसा ही गिल्ड सिस्टम था। जैसे आप देख रहे हो ना, सब लोग मिलकर एक ही कारखाने में काम कर रहे हैं। जैसे श्री IAS एकेडमी एक गिल्ड ही तो है, कई सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, अपनी PDF डालते हैं, कोई कुछ करता है, तो इसको गिल्ड बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। सामान्य जो बातें थी वो आप समझ गए हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद अब जो टॉपिक शुरू होगा हमारा पुनर्जागरण, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही नहीं पड़ेगा बल्कि उससे कई ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे कुस्तुनतुनिया का पतन क्यों हुआ, पुनर्जागरण क्यों हुआ, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या था, किस तरीके से उसने प्रबोधन को बढ़ावा दिया और प्रबोधन ने किस तरीके से आगे चलकर अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। तो हम क्या करेंगे, अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे पुनर्जागरण को, उसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे प्रबोधन को, उसके अगले पार्ट में अमेरिकन रेवोल्यूशन को। यानी कि अगले हमारे 4 पार्ट में ये सारी घटनाएं पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे बैक ईयर के क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फ्यूचर में जो नए क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब को सॉल्व करेंगे विद आंसर फ्रेमिंग और डिस्कशन के साथ। क्लियर? उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि सामंतवाद क्या है, आपको ये भी समझ में आया होगा कि चर्च की स्थिति क्या थी, ईस्टर्न रोमन साम्राज्य और वेस्टर्न रोमन साम्राज्य क्या था, दोनों में क्या डिस्प्यूट था, दोनों की क्या राजधानियाँ थी, ऑटोमन साम्राज्य क्या था, कुस्तुनतुनिया का पतन क्यों हुआ और सामंतवाद के कारण क्या क्या थे, उस समय सामंतवाद के पतन हुआ क्यों, राजा की स्थिति कैसी थी, चर्च कैसा था, चर्च का भ्रष्टाचारी रवैया कैसा था, आदि सारी घटनाओं को आपने कवर किया होगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।